विद्यार्थियों नमस्कार। मैं विनोद गर्ग, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले विषय में महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा के साथ साथ पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम जो आपका बिंदु है, द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय विकास, पोस्ट वार इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और इसी के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी शांति समझौते हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है वो किस प्रकार से दिखाई देता है। मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध ने उन परिस्थितियों को समाप्त कर दिया जिन पर 19वीं शताब्दी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आधारित थी। जनरल स्मटस ने जून 1921 की इंपीरियल कांग्रेस में भाषण देते हुए कहा और इस ओर संकेत किया कि निसंदेह रंगमंच अब यूरोप से दूर पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर में पहुंच गया है। मेरा विचार है कि अगले 50 वर्ष या इससे अधिक वर्षों तक प्रशांत महासागर की समस्याएं विश्व की समस्याएं होंगी। मित्रों, वर्तमान विश्व के नूतन परिवर्तनों की चर्चा करते हुए टीवी कालीडार भी लिखते हैं, कहते हैं आजकल अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था का पुनर्गठन हो रहा है जिसमें पूर्ववर्ती राज्य व्यवस्था एवं राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था धीरे धीरे नवीन राजनीतिक रूपों में परिवर्तित हो रही है। साम्राज्यों का पतन हो रहा है और उपनिवेश धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त करते जा रहे हैं। राष्ट्रीय राज्य एक बड़े संघ में विलीन होते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव डालने वाले द्वितीय युद्धोत्तर तत्वों और आधुनिक उभरती हुई प्रवृत्तियों का विवेचन यहां हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे। मित्रों, सर्वप्रथम द्वितीय महायुद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण बिंदु हमें जो दिखाई देता है वो यह है कि यूरोपीय जो प्रभुत्व है, यूरोपीय देशों का जो वर्चस्व था, उसका अंत हो गया। सन 1942 में कोलंबस द्वारा जब अमेरिका की खोज की गई तो खोज से लेकर द्वितीय महायुद्ध के काल को विश्व के इतिहास का यूरोपीय काल कहा जा सकता है। और इस युग में यूरोप में अभूतपूर्व वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति हुई। यूरोपीय राष्ट्रों ने विशाल साम्राज्यों की स्थापना की। जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस की गणना महान शक्तियों में की जाती थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार ने यूरोपीय राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया, तहस नहस कर दिया। और युद्ध की समाप्ति के बाद तो इटली, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन आदि राष्ट्र द्वितीय श्रेणी की शक्तियों के रूप में सेकेंड रेट पावर बनकर रह गई।
विश्व का नेतृत्व यूरोप के हाथ से निकलकर अब यूएसए और सोवियत संघ के हाथों में आ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के हाथ में आ गया। लेकिन यदि हम आज की परिस्थिति की बात करें, वर्तमान परिस्थिति की बात करें, तो यूएसए और संयुक्त राष्ट्र संघ से भी दोनों महाशक्तियों से आगे बढ़कर आज चाइना और भारत विश्व व्यवस्था पर उभरते दिखाई दे रहे हैं। चीन महाशक्ति के रूप में खड़ा है। इस पर हम चर्चा किसी दिन अलग से करेंगे। द्वितीय जो बिंदु है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, पोस्ट वार के बाद इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट पर दिखाई देता है, वो परमाणु युग का सूत्रपात होना है। मित्रों, विद्यार्थियों, संयुक्त अमेरिका के एक वायुयान B-29 ने जब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका, अणु बम फेंका, और इसके विस्फोट से जब हिरोशिमा की 90% इमारतें नष्ट हो गई और लगभग 7,50,000 मानवों का नरसंहार हुआ, और इस महासंहार के बाद परमाणु युग का जो सूत्रपात दिखाई देता है, वो विश्व के सभी वैज्ञानिकों ने अनुभव किया कि अणु शक्ति के कारण मनुष्यों की अतिमानुषी जो शक्ति उन्हें मिल गई है, वो एल्बर्ट श्वेटजर ने 1954 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करते समय कहा था कि मानव अणु शक्ति के कारण अतिमानुषी, अति विभूषी, अति जिज्ञासु बन गया है, परंतु उसकी वृद्धि उस अतिमानुषी मान तक उन्नत नहीं हुई है जिस मान तक उसे शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि परमाणु युग के साथ मानव सभ्यता पर विनाश की काली घटा दिखाई देती है, और सभ्यता का भविष्य ऐसे विवेकहीन मनुष्यों के हाथ में आ गया है, जिससे हिरोशिमा का दृश्य दोहराने के लिए किसी प्रकार की हमें झिझक नहीं है। कहने का तात्पर्य, और इसी प्रकार की स्थिति मित्रों, विद्यार्थियों, वर्तमान समय में इस कोरोना काल में चीन के द्वारा जैविक हथियारों के रूप में हमें दिखाई देती है। परंतु इस पर चर्चा हम अगले किसी वीडियो में समय निकालकर विस्तार से करेंगे। मित्रों, फिलहाल हम इस जो परमाणु युग का जो सूत्रपात हुआ था, इसके संबंध में चर्चा करते हैं। परमाणु हथियारों के सर्वनाश करने की सामर्थ्य के कारण मैक्स लर्नर आज के युग को अतिमारकता का युग कहते हैं, और आजकल एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचने वाले प्रक्षेपास्त्र और शब्द की रफ्तार से भी तेज रफ्तार से उड़ने वाले जेट विमान, नाभिकीय बम फेंकने वाले प्रक्षेपास्त्र और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान तथा पनडुब्बियां बन चुकी है। भू उपग्रह और अंतरिक्ष स्टेशन भी इन नवीन उपकरणों की सूची में जोड़े जा सकते हैं। मित्रों, विद्यार्थियों, विद्वान E.H. कार कहते हैं कि परमाणु हथियारों की भयानकता के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पृष्ठभूमि में युद्ध की छाया सदैव घूमती रहती है। मित्रों, इसके बाद अगला जो परिदृश्य, अगला विश्व युद्ध के बाद जो इंटरनेशनल जगत में दिखाई देता है, वह है एशिया और अफ्रीका में नव जागृति
उत्पन्न होना, एशिया और अफ्रीका के महाद्वीप में संप्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि होना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में राज्यों की संख्या पहले से अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उपनिवेशों के जल्दी आज़ाद हो जाने से आज बहुत से प्रभुत्व संपन्न राज्य अस्तित्व में आकर स्वतंत्र राष्ट्रों की बिरादरी में शामिल हो गए हैं और इन राज्यों ने अब स्वयं अपने भाग्य का विधाता बनकर विश्व इतिहास में एक नए युग की शुरुआत कर दी है। द्वितीय महायुद्ध के बाद नए राज्यों के उदय की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र गति से चल पड़ी है। सन 1960 में सिर्फ एक महीने में केवल अफ्रीकी महाद्वीप के ही 16 नए राज्य संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बन गए। 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या जो 51 थी वो तीव्र गति से आज बढ़ती चली जा रही है। मित्रों, विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नए प्रभुत्व संपन्न राज्यों के आ जाने से अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कुछ गिनी चुनी और जानी पहचानी राजनीतिक इकाइयों के बीच होने वाले घटनाचक्र के रूप में नहीं देखा जा सकता। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी राज्यों में स्वतंत्रता के पूर्व का जो उदय एशिया अफ्रीका वालों के लिए, अफ्रीकाओं के लिए, ऐसे नारे हमें सभी ओर दिखाई देते हैं। विश्व के मामले में एकमात्र कर्ताधर्ता के रूप में यूरोप का महत्व अब बहुत कुछ घट गया है और तीसरी दुनिया के इन राष्ट्रों ने स्वतंत्र विदेश नीतियों को अपनाया है और इनका मूल उद्देश्य विश्व शांति को बढ़ावा देना है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बनाए रखना है। इसके लिए वे खुद जागरूक बने हैं और इसी के साथ कूटनीतिकता की नीति पर चलना प्राय सभी नवोदित राष्ट्रों का एक लक्ष्य, एक ध्येय बन गया है। अतः यह कहना समीचीन है, उपयुक्त है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद मुख्य अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का केंद्र अब यूरोप नहीं रहा, बल्कि एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के जो नवोदित राष्ट्र हैं वो इनके केंद्र बन गए हैं और नए राज्यों के उदय हो जाने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का रूप अब सचमुच अंतर्राष्ट्रीय हो। मित्रों, विद्यार्थियों, इस प्रकार एशिया और अफ्रीका में जागरण के बाद नवीन स्वतंत्र संप्रभु राज्यों की संख्या में जो निरंतर वृद्धि हुई है, यह द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय विकास का एक प्रमुख लक्षण कहा जा सकता है। विद्यार्थियों, इसके बाद अगला जो चरण है, अगला जो लक्षण है पोस्ट वार के बाद, वो साम्यवाद का विस्तार है। इसी के साथ सैनिक गुटबंदी है, कोल्ड वार है और एक महत्वपूर्ण लक्षण गुटनिरपेक्षता को लेकर भी है और साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का अंत है। महाशक्तियों की संख्या में निरंतर कमी आई है और द्विध्रुवीय व्यवस्था के स्थान पर बहुध्रुवीय व्यवस्था का उदय हमें दिखाई दे रहा है और तीसरे विश्व के नवोदित राष्ट्र हैं, इनका महत्व बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी बिंदुओं पर और संयुक्त राष्ट्र संघ का बढ़ता हुआ परिवार और उसकी भूमिका, ये सभी लक्षण महत्व हमें द्वितीय विश्वयुद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय जगत में दिखाई देते हैं। इन बिंदुओं पर हम बारी बारी से अगली वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन वाले इस पेपर में आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। निश्चित रूप से मैं अगले बिंदुओं पर
आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।